नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 19 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न हमारा यूएनएससी 1267 कमेटी किससे संबंधित है? तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी है जो आतंकवाद संबंधी प्रतिबंध लगाती है। ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव दोनों मिलकर जारी करती हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है इकोसॉक के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रधान अंगों में से एक है, बिल्कुल सही। ये यूनाइटेड नेशंस के सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों का समन्वय करता है, भी सही है। तो यानी दोनों ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब हम चलेंगे आज के समाचार पत्र की तरफ। तो समाचार पत्र में सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है पैंडेमिक लीव्स उत्तराखंड पिलग्रिमेज इंडस्ट्री गैस्पिंग। तो उत्तराखंड आप जानते होंगे कि हिंदू माइथोलॉजी में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यहाँ पर एक पिलग्रिमेज इंडस्ट्री भी इसकी वजह से स्टेब्लिश हो चुकी है। पिलग्रिमेज इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि धर्म संबंधी जो कार्य होते हैं उसकी वजह से बहुत से लोगों की आर्थिक आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। जैसे कि पुजारी होते हैं, फूल विक्रेता हो गए, फल विक्रेता हो गए, और भी जो नाव चलाने वाले हो गए, टूरिज़्म हो गया, ये सारी चीज़ों से उत्तराखंड को काफ़ी रेवेन्यू मिलता है। लेकिन अभी जैसे कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा था और उसके बाद लोग जो है ट्रैवल करना कम कर दिए हैं, तो अभी क्या हुआ, वहाँ की पिलग्रिमेज इंडस्ट्री काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुई। तो इस चीज़ को एनालाइज किया गया है इस न्यूज़ में। अगले हम न्यूज़ की तरफ चलेंगे। गवर्नमेंट मूल्स ऑस्ट्रेलियाज एंट्री इनटू मालाबार ड्रिल। तो मालाबार ड्रिल क्या है? मालाबार एक अभ्यास है, नौसेना अभ्यास है जो किया जाता है अभी 3 देशों के साथ मिलके। यूएसए रहता है, जापान रहता है और इंडिया रहता है। तो लेकिन अभी जापान और यूएसए ने कहा है कि भाई चलो हम लोग ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है आपका, ऑस्ट्रेलिया जो है ये क्वाड का सदस्य है। क्वाड एक ग्रुपिंग है जिसमें देखिए क्वाड हम देखते हैं, क्वाड में 4 देश हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। तो इसमें केवल ऑस्ट्रेलिया छूटता है, अन्यथा सभी तीनों देश मालाबार अभ्यास में रहते हैं। तो इस बात पे इंडिया ने कहा ठीक है, हम जो है सोचेंगे, विचार करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अभी इंडिया ने कोई विचार नहीं किया, उसको स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है, हालांकि विचार कर रहा है। तो ये हमने देखा मालाबार अभ्यास के बारे में। अगली न्यूज़ है मोबाइल ऐप कुरमा हेल्प सेव टर्टल इन इंडिया। तो एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया है इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क द्वारा, टर्टल सर्विलांस अलायंस इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के द्वारा, इन दोनों के द्वारा मिलकर एक एप्लीकेशन अपलोड किया गया है, बनाया गया है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का काम क्या होगा कि चूँकि हमारे देश में कछुओं की काफ़ी स्थिति खराब है, काफ़ी स्मगलिंग होती है। आंकड़ों को देखें तो लगभग एक सप्ताह में 200 से ज़्यादा कछुए स्मगल होते हैं और वर्ष भर में 11,000 से लगभग कछुए ज़्यादा स्मगल होते हैं। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से लगभग 29 स्पीसीज जो फ्रेश वाटर टर्टल की हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है, और जो अदर इंडियन टर्टल्स हैं उनकी सारी जानकारी इस एप्लीकेशन पे रहेगा, इस पोर्टल पे। और इससे क्या होगा, आप कछुओं को पहचान कर सकते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं वो, उनके नाम क्या हैं और क्या क्या उनको चैलेंजेज है, किन किन वजह से वो खतरे में है कछुए। तो इससे क्या होता है, आप उनके संरक्षण में मदद कर सकते हैं। किस प्रकार से मदद कर सकते हैं कि जैसे कहीं पर भी आपको लगता है स्मगलिंग हो रही है या कछुओं का कहीं से जो है उनका ऐसी भी चीज़ें उनके साथ हो रही है जिससे उनके अस्तित्व को खतरा है, तो आप इस एप्लीकेशन के तहत से जो है आप उसको एप्लीकेशन पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के माध्यम से विभिन्न सेंटर जो भी बनाए गए हैं देश भर में, वहाँ पर वो जानकारी जाएगी। उसके बाद इस एप्लीकेशन के पीछे जो भी लोग हैं वो जाके कछुओं को कंजर्वेशन के लिए एक्टिविटी यानी कदम उठाएंगे। तो ये हमने कोरमा एप्लीकेशन के बारे में देखा। यूपीएससी और भी अन्य एग्जामिनेशंस ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं एप्लीकेशंस के माध्यम से, क्योंकि डिजिटल का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होते हैं कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, आपको ध्यान देना है। अगली न्यूज़ हम देखेंगे। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ जो आपकी है वो किससे संबंधित है? इन अ फर्स्ट महाराष्ट्र टू यूज़ ड्रोन्स टू इंस्पेक्ट पावर लाइंस। तो महाराष्ट्र पहला ऐसा स्टेट बन गया है कि जो हाई टेंशन पावर लाइंस है उनको ड्रोन की मदद से इंस्पेक्ट करेगा। तो क्या होता था, सामान्यतः पहले जैसे आपका समझिए ये तार गया है, तो इस तार में अगर कहीं फॉल्ट है या क्या है, कहीं पे ये टच कर रहा है, तो क्या होता था कि जो बिजली के कर्मचारी थे वो सीढ़ी लगा के चेक करते थे जगह जगह से। इससे क्या होता था, उनको बिजली के कर्मचारियों को भी रिस्क रहता था और ह्यूमन पावर भी ज़्यादा लगती है, और एक व्यक्ति जो है ज़्यादा समय तक मतलब ज़्यादा दूर तक इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकता है। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी जब ड्रोन रहेंगे तो ड्रोन के माध्यम से क्या होगा, ये आप समझिए जैसे ड्रोन है वो तेज़ गति से जा रहा है, तो वो तेज़ी से मतलब लंबी दूरी को ट्रैवल कर लेगा, कम समय में उसको इंस्पेक्शन कर लेगा, और उसके साथ ही जो है
पैसों की भी बचत होगी और लोगों की जान माल की भी संभावना कम, मतलब खतरे में रहेगी, क्योंकि हाई टेंशन वायर पे अगर आदमी काम करेगा उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बना है कि जो हाई टेंशन लाइन्स हैं उनमें भी कोई फॉल्ट है कि नहीं है, इन चीज़ को पता लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए गवर्नमेंट से भी अप्रूवल मिल गया है। अब अगली न्यूज़ हम देखते हैं, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ स्ट्रगल विथ ऑनलाइन क्लासेस। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिसेबल्ड हैं, जैसे कि कोई आँख से, किसी की आँख में प्रॉब्लम है, किसी को कान में प्रॉब्लम है, कोई बोल नहीं पाता है, तो ऐसे लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी चैलेंजेस हैं। क्यों चैलेंजेस है? क्योंकि कन्वेंशनल टीचर्स जो है, जैसे मान लो कोई बच्चा सुनने में सक्षम नहीं है, तो आप चाहे जो भी पढ़ाइए वो सुन ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। साइन लैंग्वेज जैसे आप उंगलियों के माध्यम से या फिर किसी तरह से विभिन्न प्रक्रियाओं से आप उसको समझाते हैं। तो अभी सारे टीचर्स तो ट्रेंड नहीं होते हैं साइन लैंग्वेज में, तो इसलिए जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन से वंचित रह जा रहे हैं। तो ऐसे में एक उपाय ये भी हो सकता है, बताया भी जा रहा है इसमें, कि साइन लैंग्वेजेस का प्रयोग हो जिससे डिसेबल्ड बच्चे भी उससे रीच कर सकें। तो ये हमने देखा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। अगली न्यूज़, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स इज नाउ डी रेगुलर फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल लाइफ। तो इसमें बताया जा रहा है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के बारे में। कभी कभी ऐसे टर्म्स से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स क्या है, ये काफ़ी जो है न्यूज़ में रहती है और हम लोग इसको इग्नोर नॉर्मली करते हैं, लेकिन आज जानेंगे। तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स क्या है, जैसे आप देखते होंगे कि कहीं कहीं जहाँ भी सरकार रहती है वहाँ सरकार को गिरने का डर जैसे ही होता है तो अपने विधायकों को बस में करके या किसी में करके एक जगह एक ही होटल में बंद कर देते हैं, ताकि वो कहीं से संपर्क ना साध सकें, नहीं तो डिफेक्ट कर जाएंगे दूसरी पार्टी में और उनकी सरकार गिर जाएगी। तो रिजॉर्ट मतलब क्या होता है, सामान्यतः रिजॉर्ट एक होटल का प्रकार है। तो यानी कि मतलब सारी राजनीति जब रिजॉर्ट से केंद्रित हो जाती है तो उसे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कहते हैं। ऐसी स्थितियाँ कब आती हैं, जब सरकार को गिरने या गिराने का टाइम होता है या फिर विशेष वोटिंग का टाइम होता है, जैसे सभा वोटिंग के दौरान। ऐसी चीज़ें आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे। तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स इस समय इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में काफ़ी कॉमन हो गई, ये चीज़ में बताई जा रही है। हमने इसमें देखा रिजॉर्ट पॉलिटिक्स क्या है। अगली न्यूज़ है, राजनाथ सिंह विजिट्स फॉरवर्ड पोस्ट अलॉन्ग एलओसी इन कुपवाड़ा। तो जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने अभी पे एलओसी पे एक विजिट की, कुपवाड़ा क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आता है, वहाँ पर सैनिकों का उत्साहवर्धन किया है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि दो फ्रंट हैं हमारे, जैसे एक तरफ तो चाइना है जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जम्मू कश्मीर में ही, लाइन ऑफ कंट्रोल उसे कहते हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी काफ़ी सीज फायर का उल्लंघन आए दिन देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति का पाकिस्तान ना फ़ायदा उठाए कि हम चाइना के साथ व्यस्त रहें, इसकी वजह से हमारे एलओसी पे जवान भी काफ़ी तैनात हैं और रक्षा मंत्री हमारे अभी उनका उत्साहवर्धन करने गए हैं। अब अगली न्यूज़ हम देखेंगे, उस जो है ये आपका है असम फ्लड से रिलेटेड। यूज्ड पीपीईज वाशअप्स इन असम फ्लड्स। तो जो पीपीई किट्स हैं, आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिनको बोलते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे मास्क हो गए और ग्लव्स हो गए, कवराल्स हो गए, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या है कि जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ये जारी यूज की गई हैं, तो इनको मेडिकल वेस्ट को थ्रो कर दिया जाता है। लेकिन असम में क्या हुआ है कि जो मेडिकल वेस्ट थ्रो किया गया है, तो ये संभावना ये है कि जो बाढ़ आई है अभी, इस बाढ़ के माध्यम से बह के लोगों से कांटेक्ट में अगर आ गई, तो जो कवरहाल्स या जो भी पेशेंट्स ने पहना हुआ था, कोविड पेशेंट्स ने या कोविड को ट्रीट कर रहे डॉक्टर्स ने, तो उनमें हो सकता है इन्फेक्शंस हो। और जो भी पीपल्स इन पीपीई किट्स के कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि बाढ़ आ गई है, तो जो भी पीपीई किट्स फेंक दिया गया है मेडिकल वेस्ट के रूप में, वो पानी में तैर रहा हो रहा है। तो ऐसे तैरते हुए किट्स में भी वायरस हो सकते हैं, जिससे संक्रमण की संभावना हो सकती है और असम में खतरा बढ़ सकता है कोविड-19 का इस फ्लड्स के साथ ही। तो ये चीज़ हमने देखा पीपीई किट्स से कैसे फ्लड्स के समय समस्या बढ़ सकती है। अगली न्यूज़, राम टेम्पल ट्रस्ट इनवाइट्स प्राइम मिनिस्टर टू स्टार्ट प्रोजेक्ट। तो राम मंदिर पर अभी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जो अयोध्या में वो स्थल है वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो और उसके बजाय कुछ ज़मीन जो है मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दी जाएगी, वो एक मस्जिद का भी निर्माण कर सकते हैं वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर। तो अभी मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने वाला है। तो ऐसे में मंदिर के निर्माण का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने श्री राम जन्मभूमि जो है तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है कि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए। बस संभावना ये बताई जा रही है कि लगभग 3 वर्षों में यह मंदिर तैयार हो जाएगा। तो राम मंदिर के बारे में एक डिसीजन आया, तो मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और साथ ही में कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको देखना है कि जैसे बाबरी मस्जिद किसने बनाई थी, मीर बाकी ने बनाई थी। मीर बाकी कौन था, बाबर का सेनापति था, कब बनाई थी, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।
गवर्नमेंट सेंड्स नोटिस टू ट्विटर आफ्टर रिसेंट हैकिंग। तो अभी ट्विटर में आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले, परसों कल की न्यूज़ में हमने भी डिस्कस किया था कि जो हाई प्रोफाइल अकाउंट्स थे, जैसे एलॉन मस्क का, बराक ओबामा का और जो बिडेन है, ऐसे जो हाई प्रोफाइल अकाउंट्स हैं उनसे एक ट्वीट हुआ था कि अगर आप हमें $1000 भेजते हैं, 1000 बिटकॉइन भेजते हैं, तो उसके बदले हम आपको 2000 बिटकॉइन वापस रिटर्न करेंगे। तो इनकी क्योंकि क्रेडिबिलिटी है, तो इसके माध्यम से हैकर्स ने बिटकॉइंस मतलब स्मगलिंग करने का मतलब बिटकॉइंस जो है एक फ्रॉड किया था बिटकॉइंस का। तो ऐसे में ट्विटर अकाउंट्स कैसे हैक हुए, इस पर काफ़ी प्रश्न उठाया। तो गवर्नमेंट की जो हमारी एजेंसी है इंडियन गवर्नमेंट की, सर्टिन इसको बोलते हैं, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। सर्टिन हमारे जो है इंडिया में सबसे बड़ी एजेंसी है जो साइबर अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब अगर कोई भी साइबर अटैक्स होता है उस पर क्या कदम उठाना है। तो सर्टिन काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इन फॉर इंडिया। तो सर्टिन आपको ध्यान देना है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है। तो अभी हम देखेंगे, ये देखा हमने सर्टिन के बारे में। अब अगली जो है, सॉरी वेट फॉर 1 मिनट, तो सर्टिन हम देख रहे थे। तो सर्टिन ने क्या किया है, अभी जो है ट्विटर से रिस्पांस मांगा है कि भाई कैसे आपके अकाउंट्स हैक हुए और कितने इंडियन अकाउंट्स हैक हुए हैं, ये चीज़ आपको हमको पूरी जानकारी देना है। तो सर्टिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, जैसे क्योंकि आए दिन साइबर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, एग्जाम से हम संभावना करते हैं ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगली न्यूज है, हैकर्स मैनिपुलेटेड एम्प्लॉयज़ टू एक्सेस अकाउंट्स ट्विटर। तो ट्विटर ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो हैकर्स ने अकाउंट्स जो है सीज किए हैं या मैनिपुलेट किए हैं, वो एम्प्लॉयज़ जो ट्विटर के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं के माध्यम से किए हैं, और एम्प्लॉयज़ को किसी तरह उन्होंने मैनिपुलेट किया, यानी कि या तो उनका डाटा मिसयूज़ किया है इलीगली, या फिर कोई उनको लुभा के, या कोई भी चीज़ें, मतलब कि ये एम्प्लॉयज़ के ही हेल्प से हो पाई है, वरना संभव नहीं था। हमारी प्राइवेसी बहुत ही सिक्योर है, ये बात बताई है। अगली न्यूज़ है, यूक्रेनियन प्लेन्स बॉक्स सेंट टू फ्रांस। तो देखिए पिछले जो है कुछ महीनों पहले आपने सुना रहा होगा कि ईरान ने एक अपने ही वायु विमान पे, अपने देश से जो है एक यूक्रेन का वायु विमान जो उड़ा था, सिविल विमान, उस पे ही मिसाइल अटैक कर दिया और उसके बाद सभी लोग से मारे गए। तो उसको लग ये रहा था कि ये संभवतः यूएस का फाइटर जेट होगा और अटैक करने आया होगा, क्योंकि उस समय यूएस ईरान की टेंशन्स काफ़ी बढ़ चुकी थी, जिसके बाद जो प्लेन को मार गिराया गया था, सभी लोग मर गए थे। तो अभी जो उसके ब्लैक बॉक्स को फ्रांस भेजा जा रहा है। तो ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ब्लैक बॉक्स एक रिकॉर्डर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जो आपका एयरप्लेन्स में लगा होता है। तो ये सारी इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है, कब उड़ा, कितने बजे उड़ा, कितनी गति में उड़ रहा था, किस दिशा में जा रहा था। तो अक्सर जब भी कोई विमान दुर्घटना होती है तो इस ब्लैक बॉक्स को रिकवर करने का प्रयास किया जाता है। जैसे ही ब्लैक बॉक्स मिल जाता है तो उसकी पूरी घटना, क्यों एक्सीडेंट हुआ, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अब हम अगली न्यूज़ देखेंगे। आपकी अगली न्यूज़ है, फायर डैमेजेस 15th सेंचुरी फ्रेंच कैथेड्रल। तो जो एक फ्रेंच में एक चर्च है जो 15वीं शताब्दी में बनाया गया था, उसमें आग लगी है और अभी इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये बताया जा रहा है कि लगभग 1 वर्ष बाद, जब नोत्रे डैम में आग लगी थी उसके 1 वर्ष बाद फिर एक करंटली आग फिर लगी है। तो ये तो चर्च उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम नोत्रे डैम चर्च के बारे में बात करेंगे जिसमें पिछले वर्ष आग लगी थी, क्योंकि उसका भी रेफरेंस यहाँ पर पाया गया है। तो नोत्रे डैम चर्च क्या था, ये आपका विश्व विरासत स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत स्थल। तो ये विश्व विरासत स्थल क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का होता है, ये विश्व का सबसे ज़्यादा विजिट करने जाने वाला जगह भी मानी जाती है। नोट्रे डैम जो चर्च है आपका, ये फ्रांस में स्थित है। तो पिछले वर्ष इसमें आग लग गई थी, जिसमें इसमें काफ़ी जो नुकसान हुआ था, और अभी इसको रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, रिवाइव किया जा रहा है। तो नोट्रे डैम के बारे में ये हमने जाना है, फ्रांस में स्थित है, विश्व विरासत स्थल है, सबसे ज़्यादा विश्व का सबसे ज़्यादा विजिट करने वाला प्लेस है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं पर आते हैं। अगली न्यूज है, आफ्टर न्यू केसेस इमर्ज चाइना रोल्स आउट मास टेस्टिंग इन जिनजियांग। तो जिनजियांग एक प्रांत है चाइना का, वहाँ पर कुछ नए केसेज आए हैं कोरोना के। तो चाइना ने वहाँ पर मास टेस्टिंग करने का निर्णय लिया है, मतलब बड़े स्तर पर लगभग सभी लोगों का टेस्टिंग होगी। अगली न्यूज है, लेवी ऑन डिजिटल सर्विसेज इज एम्बिगुअस सेज टैक्स एक्सपर्ट। तो भारत के इस बार जो बजट पेश हुआ था उसमें कहा गया था कि जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, गूगल हो गया, इन सभी को 2% टैक्स दिया जाएगा। इसको नाम क्या दिया गया था, इक्वलाइजेशन लेवी का नाम दिया गया था। तो इक्वलाइजेशन लेवी लगाने की बात की जा रही थी, तो उसी को बात की जा रही है इस न्यूज़ आर्टिकल में। इसमें बताया गया है कि जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया है कि ये टैक्स
जो है उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? तो ये बताया क्योंकि ये टैक्स जो है कोई चीज़ बेच नहीं रहे हैं, ये केवल एक प्लेटफॉर्म, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से केवल एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जैसे कि हम उदाहरण दे इन्होंने बताया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई सामान है, कोई बुक है, कोई फिल्म है, मान लीजिए इन्होंने फिल्म का उदाहरण दिया है कि अगर वो फिल्म कोई एप्लीकेशन के माध्यम से, कोई वेबसाइट के माध्यम से हम डाउनलोड कर रहे हैं तो फिल्म नहीं, हम फिल्म तो दूसरे की है, फिल्म तो प्रोड्यूसर की है और हम डाउनलोड कर रहे हैं, वो केवल एक माध्यम है। अगर वो फिल्म जो है अगर वो फिल्म देखते हैं, फिल्म का टिकट बुक करते हैं, तब तो ट्रांजेक्शन हुआ। टिकट बुक करने के लिए आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी फिल्म वेबसाइट से हम फिल्म डाउनलोड कर ले रहे हैं तब तो आप टैक्स लगा सकते हैं। एक उदाहरण और सरल सा लेंगे थोड़ा सा, तो जैसे आप ये समझिए कि फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट जो है किसी दूसरे का सामान, जैसे फ्लिपकार्ट पे एक बिजनेसमैन है, उसने अपना सामान रजिस्टर किया और हम आप लोग ग्राहक हैं, तो हम आप लोग उस बिजनेसमैन के सामान को खरीद रहे हैं। फ्लिपकार्ट कोई सामान नया बना के नहीं बेच रहा है, तो इसलिए इस पर टैक्स लगाना उचित नहीं है, ये बताया है टैक्स एक्सपर्ट्स ने। जो अभी 2% का इक्वलाइजेशन लेवी बनाई गई है, 7 जुलाई को इसकी पहली इंस्टॉलमेंट पे कर देनी थी, जो कि बहुत कम जो है प्लेटफॉर्म्स ने पे की है। अगली न्यूज है, ग्रोवर्स वेरी ऑफ रबर्स एक्ट रिपील्स, बोर्ड सेज नो प्रपोजल। तो जो रबर की इंडस्ट्री है, रबर के उगाने वाले किसान हैं, तो ये जो है खास करके सबसे पहले जाने गए, सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? केरल है। तो केरल में जो रबर उत्पादन करता किसान है वो काफ़ी परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये जो पुराने लॉज हैं जो फर्जी पड़े हुए हैं हमारे कानून किताबों में, जिनसे हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में समस्या आती है और इससे आर्थिक प्रगति भी रुक रही है, तो इससे क्या है, इनको जो है खत्म करके सारे लॉज को आसान बनाने की बात प्रयास चल रहा है। तो जो पुराने कानून है सबको खत्म किए जा रहे हैं। तो ऐसी लिस्ट में रबर्स एक्ट जो है उसका भी नाम डाल दिया गया है। तो इससे क्या होगा? तो रबर्स एक्ट का काम क्या था, सबसे पहले देखेंगे। ये 1947 में लाया था, रबर्स एक्ट आया था। इसके माध्यम से जो रबर इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात की जा रही थी कि एक रबर बोर्ड बनाया जाएगा जो काफ़ी प्रमोट करेगा। वर्तमान समय में लगभग 8.2 लाख हेक्टेयर में रबर की खेती होती है और केरला सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और 13 लाख खेत हैं लगभग छोटे छोटे। तो अभी क्या समस्या है कि अगर इस कानून को हटा दिया जाता है तो जो प्रमोशन मिलता है रबर क्षेत्र को वो मिलना बंद हो जाएगा, ऐसा रबर के उत्पादककर्ता डर रहे हैं। लेकिन जो रबर बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका नाम है के एन राघवन, उन्होंने कहा है कि अभी जो हमने एक प्रपोजल डाल दिया है गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करने के लिए रबर्स बोर्ड में, ताकि रबर्स जो है रबर की खेती में और प्रोत्साहन मिल सके और हम हेल्प कर सके। लेकिन बताया है गवर्नमेंट ऐसा कोई हमें जो है अभी आगे की कार्रवाई के लिए कोई आदेश निर्देश नहीं दिया है। इसका मतलब हो सकता है एक क्लरिकल मिस्टेक्स यानी गलती से मिसप्रिंट हो गया हो, हालांकि इस एक्ट को हटाने की संभावना बहुत कम ही है। तो ये हमने देखा रबर्स एक्ट 1947 के बारे में। अगली न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है आपका, एग्रीकल्चर सेक्टर्स नीड रिफॉर्म्स फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में क्या क्या सुधारों की आवश्यकता है, ये एक इंटरव्यू है, प्रिंट हुआ है बार्निक चित्रण मित्रा के द्वारा, इनका इंटरव्यू है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले इनसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में कृषि क्षेत्र की क्या स्थिति है भारत में। तो बताया है इन्होंने कि हम अभी विश्व के सबसे तीसरे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, वैल्यू के टर्म्स में सबसे ज़्यादा वैल्यू जितनी हम प्रोड्यूस करते हैं, तो विश्व के तीसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। और बताया है कि लगभग हम अपनी क्षमता का केवल 50 से 60% ही प्रयोग कर पा रहे हैं। अगर हमारी 100 रुपये की क्षमता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बेचने की, हम केवल 50 से 60 रुपये ही उससे कमा पा रहे हैं। क्यों, समस्याएं क्या चुनौतियां हैं, इन्होंने बताया है कि सबसे बड़ी पहली समस्या ये है कि जो एपीएमसी मंडीज़ हैं, ये गवर्नमेंट के कानून के तहत बनी है, तो एपीएमसी मंडीज ही समस्या है क्योंकि यहीं पर बेचा जाता है। इससे कमीशन एजेंट्स भी जो रहते हैं बीच में, वो फिर घूसखोरी करते हैं, पैसा कमाई करते हैं, किसानों को पैसा नहीं मिलते हैं। और फिर बताया इन्होंने एमएसपी जो है, एमएसपी के माध्यम से केवल कुछ क्रॉप्स को जैसे धान और गेहूं को ही फ़ायदा मिलता है और कुछ ही राज्यों को जैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, इन्हीं राज्यों को ही फ़ायदा मिला है। बाकी के शेष राज्य और शेष फसलें इसका लाभ नहीं उठा पाई हैं। और बताया है कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, जैसे कि आपका आलू से चिप्स बनता है, तो ऐसे चीज़ों में केवल हम 10% ही फूड को प्रोसेस करते हैं या फिर उससे कम ही प्रोसेस करते हैं। तो ऐसे में क्या है, जैसे मान लीजिए सेब है, फल है, अनार, टमाटर, ये सारी चीज़ें हो गई, जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। तो अगर हम इनको प्रोसेस कर देते हैं तो इनका लाइफ बढ़ जाता है, जिससे बेचने के लिए हमारे पास समय भी रहता है, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।
लेकिन आप देखते होंगे कि जैसे केला आम या जो भी चीज़ें आते हैं तो ट्रांसपोर्ट के दौरान ये काफ़ी मात्रा में सड़ जाता है, तो ये हमारा नुकसान ही होता है। तो अगर हम इसको प्रोसेस कर दें, जैसे हम उदाहरण लेंगे, आलू है वो रखे रखे सड़ जाएगी, लेकिन अगर हम चिप्स बना देंगे, फ्राई कर देंगे उसको, तो वो लंबे समय तक चल सकती है। आम का एग्जाम्पल लेंगे, आम 2-4 दिन में सड़ जाएगा, लेकिन अगर मैंगो का जूस हम बना देते हैं और कुछ और फ्लेवर्स ऐड कर देते हैं तो उसको हम महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर हमारे पास वैल्यू एडिशन की क्षमता बढ़ाई जाए तो हम इससे फ़ायदा भी ज़्यादा कमा सकते हैं। ये बात इन्होंने बताया। अब इन्होंने इनसे और पूछा गया कि सस्टेनेबल फार्मिंग, मतलब फार्मिंग को सस्टेनेबल ऑक्यूपेशन के रूप में कैसे रखा जा सकता है। तो इन्होंने बताया कि लगभग 52% जो का श्रमिक है, 52% जो जनसंख्या है वो लगभग एग्रीकल्चर में शामिल है, उसमें लगी रहती है, और इससे केवल 14% ही जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। तो लगभग 60 से 70% कम कमाते हैं। अगर जो किसान लगा है खेत में और उसी के बदले में अगर कोई व्यक्ति शहर में जाके नौकरी कर रहा है, कोई भी सामान्य सा वर्ग काम ही कर रहा है, तो वो किसान से लगभग 30-40% ज़्यादा ही कमा पाता है। तो इसलिए किसान हमेशा घाटे में रहता है। तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि कृषि का हिस्सेदारी या भागीदारी जीडीपी में 20% तक हो। तो अब इनसे पूछा जा रहा है ऐसा कैसे संभव होगा। तो इन्होंने बताया है कि प्राइस रियलाइजेशन, यानी कि किसानों के सामानों का मूल्य बढ़ाना है, यानी ज़्यादा उनको किसानों को सामानों का मूल्य मिले, ये उद्देश्य होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए, और चीज़ें जैसे स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आलू है तो यह टमाटर 2 दिन में सड़ जाता है, तो उसके स्टोरेज की व्यवस्था करनी चाहिए कि सड़े ना, उसका नुकसान ना हो। अब बताया है कि अगर आपको इनसे पूछा गया, अगर आपसे कोई सुझाव मांगा जाए, 5 सुझाव अगर मांगे जाएँ तो आप कौन से सुझाव देंगे। तो इन्होंने बताया है 5 सुझावों को हम इनके क्रम से देखेंगे। तो इन्होंने सबसे पहला बताया है कि सबसे पहले तो हम वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देंगे, यानी कि रिसर्च होंगे जिससे। दूसरा इन्होंने बताया है कि हम एग्रीकल्चर मार्केट को बढ़ाएंगे, यानी मार्केट को और डेवलप करने की आवश्यकता है। तीसरा इन्होंने बताया है एक्सपोर्ट करेंगे हम, जो है मतलब हमको एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए एग्रीकल्चर को। चौथा इन्होंने बताया है कि वैल्यू एडिशन को 10 से 50% तक बढ़ाना चाहिए। वैल्यू एडिशन अभी हमने बात की, वैल्यू एडिशन क्या होता है। अब पांचवा इन्होंने बताया है कि एग्रीकल्चर सिस्टम में जो भी रिफॉर्म्स हमने बात की, इन रिफॉर्म्स को तेज़ी से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये 5 उपाय इन्होंने बताया है एग्रीकल्चर को बेहतर से करने के लिए। अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट के जल्दी से थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेंगे क्या न्यूज़ है। एक स्टडी की गई जिसमें पाया गया, स्टडी फाइंड्स एविडेंस ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस अक्रॉस द प्लेसेंटा। तो अभी जो कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन है वो सामान्यतः देखा गया है कि संपर्क से या फिर नाक से जो हमारा नोज ड्रॉप्स निकलते हैं उसके माध्यम से ही ट्रांसमिशन होता है। लेकिन एक स्टडी की गई है जिसके माध्यम से भी पता चला कि माँ के माध्यम से बच्चे को भी हो सकता है। जो गर्भ में बच्चा है वो प्लेसेंटा, जो उसकी जो है नली जुड़ी हुई है माँ से, उस प्लेसेंटा के माध्यम से भी ट्रांसमिशन हो सकता है कोरोना वायरस का, अगर वो माँ इन्फेक्टेड है। तो ये बताया गया है काफ़ी केसेज में। अगली जो है साइंस का जो आर्टिकल है वो ये है, प्रीवियसली अननोन फॉल्ट्स एट द फुट ऑफ हिमालयाज डिस्कवर्ड। तो जो कुछ ऑयल एंड गैस कंपनीज जो थी, जो हिमालय के पास तेल और गैस की जो है खोज कर रही थी, उन्होंने देखा और सर्वे किया, उसने पाया कि जैसे हमको जहाँ तक लगता था, जैसे देखिए जो भूकंप आते हैं वो सामान्यतः जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी कि जो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं। तो जो प्लेट्स होती हैं इनको टेक्टोनिक प्लेट्स, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो ये कई प्लेट्स में ऐसे डिवाइड रहती है, ये प्लेट्स चलती रहती हैं। तो जो इन 2 प्लेटों का मिलन बिंदु होता है, यहाँ पर कमज़ोर वर्ग होता है, वीक जोन होता है। तो यहीं पर सामान्यतः भूकंप और जो है अर्थक्वेक्स और ज्वालामुखी सारे प्रभावित होते हैं। तो अभी तक क्या पता था कि जो हमारा हिमालय क्षेत्र है उसमें वीक जोन जहाँ था, जैसे मान लीजिए हिमालय क्षेत्र था हमारा, ये यहाँ पर समझ लीजिए, तो जैसे ये वीक जोन था जो पता था, अभी रिसर्च में पाया गया है कि लगभग ये 40 किलोमीटर तक और आगे वीक जोन है, ये लगाया गया है। ये क्षेत्र लगभग हिमालय के क्षेत्र, मतलब नेपाल कंट्री में ये सारे क्षेत्र पाए गए हैं, और इससे नेपाल में भूकंप ज़्यादा जाने के कारण भी बताया जा रहा है, इसी वजह से नेपाल में ज़्यादा भूकंप आते हैं। इंडिया डायरेक्टली प्रभावित नहीं होगा, लेकिन इससे जो नज़दीकी बॉर्डर इलाके हैं बताया जा रहा है ये प्रभावित हो सकते हैं। तो ये हमने देखी साइंस एंड टेक की न्यूज़ और सभी पूरे न्यूज़पेपर का एनालिसिस। अब हम चलेंगे आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, मालाबार अभ्यास में कौन से देश शामिल है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। 1 व 2, 1, 2 व 3, 1, 3 व 4, उपर्युक्त सभी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगली न्यूज, कुरमा एप्लीकेशन किससे संबंधित है। बाघों के संरक्षण के लिए, कछुओं के संरक्षण के लिए, हाथियों के संरक्षण के लिए, समस्त वन्य जीव के संरक्षण के लिए। इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सा पहला राज्य है जिसने विद्युत तारों में फॉल्ट के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा।
महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल। इन सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।